Hello everyone, myself Dr. Amy Ansari. Welcome back to our YouTube channel वक्त अकेडमी। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में और वन शॉट में हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को कंप्लीट करेंगे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म सबसे पहले बच्चों हम इसमें पढ़ेंगे कि बॉन्ड फिजन क्या होता है। तो देखिए बॉन्ड फिजन का मतलब हुआ कि बॉन्ड की ब्रेकिंग जो कोवलेंट बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है वो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक किस तरीके से होता है, उस कोवलेंट बॉन्ड का फिजन किस तरीके से होता है। तो देखिए ब्रेकिंग ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड फिजन। कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने को बॉन्ड फिजन के नाम से जानते हैं या बॉन्ड फिजन बोलते हैं। दे आर टू टाइप्स। ये कोवलेंट बॉन्ड का जो फिजन है वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है होमोलिटिक फिजन, जिसको हम लोग होमोलिसिस भी बोलते हैं। होमो मीन्स होता है सेम, मतलब कोवलेंट बॉन्ड जो बना होता है वो टू इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बना होता है और दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग से बना होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड का फिजन कुछ इस तरीके से हो कि जिस एटम का इलेक्ट्रॉन है वो उसी एटम के पास चला जाए, इसको हम बोलेंगे होमोलिटिक फिजन। मतलब इलेक्ट्रॉनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो उसको बोलेंगे होमोलिटिक फिजन या होमोलिसिस। Breaking of a covalent bond in such a way that both the atoms or species retain one electron each। जिन जिन स्पीसीज के बीच में जो बॉन्ड्स बना था वो बॉन्ड ब्रेक होने पर जो इलेक्ट्रॉन्स जिस एटम के थे वो इलेक्ट्रॉन्स उसी एटम के पास चले जाएं तो उसको बोलते हैं हम होमोलिटिक बॉन्ड फिजन या होमोलिसिस। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन के लिए हम लोग एक चीज और देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक दूसरे के पास तो जाते हैं लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसीलिए हम इस बॉन्ड फिजन को बोल सकते हैं कि ये जो फिजन होता है वो सिमेट्रिकल मैनर में होता है। किस मैनर में होता है? सिमेट्रिकल मैनर में होता है। तो इसको हम लोग सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल से आप देखिए, ये ए के बीच में कोई एक ये कोवलेंट बॉन्ड बना था। जब इस बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, क्योंकि आप जानते हैं ये कोवलेंट बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के बना होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा ये बने आपके फ्री रेडिकल्स। क्या बने? फ्री रेडिकल्स बने। अभी हम लोग इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आगे इसको हम एक रिएक्शन से समझा सकते हैं आपको। CH3 इसमें इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट, ये बॉन्ड का फिजन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इस CH3 के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस CH3 के पास। तो यहां से बना मिथाइल फ्री रेडिकल। क्या बना? मिथाइल फ्री रेडिकल। आई होप आपको होमोलिटिक बॉन्ड फिजन समझ में आ रहा होगा। तीसरी चीज ये है, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इससे फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है, कभी कार्बोकैटाइन और कार्बेनाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। शॉर्ट लिव्ड होते हैं ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं। हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती हैं, शॉर्ट लिव्ड होती हैं, अनस्टेबल होती हैं और हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होते हैं। ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं। टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, हाई टेम्परेचर, पेरोक्साइड और सनलाइट। बच्चों आप इस तरीके से याद रखिएगा इसको, आप इस तरीके से याद रखिएगा कि फ्री रेडिकल का जो फॉर्मेशन होता है या होमोलिटिक बॉन्ड फिजन जो होता है वो इन चीजों के साथ में हो सकता है। आप इसको याद रखेंगे हेल्पर से। कैसे याद रखेंगे? हेल्पर से याद रखेंगे। किस तरीके से इसको याद रखेंगे? देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको, आप इसको याद रखेंगे हेल्पर से। किससे याद रखेंगे? हेल्पर, HELPR। अब यहाँ पर सबका मतलब समझिए, देखिए क्या है। हेल्पर में जो H है, इस H का मतलब हम यहाँ लिख रहे हैं, हेल्पर का मतलब है हीट। क्या मतलब है? हीट। और कितनी हीट बच्चों? मोर देन या इक्वल टू 300
डिग्री सेल्सियस, मोर देन या इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस। ई का मतलब है बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस। क्या मतलब है? इलेक्ट्रोलिसिस। अगर किसी पर इलेक्ट्रोलिसिस लिखा हो, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस क्या मतलब है? इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस। एल का मतलब है बच्चों लाइट। क्या मतलब है? लाइट। और पी का मतलब है बेटा पर ऑक्साइड। क्या मतलब है? पर ऑक्साइड। क्या मतलब होगा? पर ऑक्साइड। क्लियर? तो ये आपका मतलब हुआ हेल्पर का मतलब लाइट, पर ऑक्साइड, इलेक्ट्रोलिसिस, हीट। और यहाँ पर जो आर बचा बेटा, इस आर का मतलब है रेडिकल। इन चारों चीजों से क्या बनेगा? फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं हेल्पर से कि जो हमारा होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है वो हीट मोर देन 300 डिग्री सेल्सियस अगर है तो हो सकता है, इलेक्ट्रोलिसिस पर हो सकता है, और लाइट की प्रेजेंस में हो सकता है, और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो सकता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप लोग इस बात को अच्छे तरीके से क्लियर कर पा रहे होंगे। चलिए इसके बाद हम लोग और आगे की बात करते हैं, और आगे की बात करते हैं बॉन्ड फिजन में हम लोग। और आगे ये देखेंगे कि यहाँ पर जो बॉन्ड फिजन है वो दूसरे तरीके से कैसे हो सकता है। हिट्रोलिटिक फिजन, हिट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, मतलब अब जो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा वो कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा कि जो साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, जो शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, वो किसी एक एटम को मिलेंगे और दूसरे एटम को कुछ नहीं मिलेगा। मतलब दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा दूसरे एटम के पास में, तो एक के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा वो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और जिसके पास से जाएगा वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है, लेकिन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो एक जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। मतलब ये हुआ, सीधे सीधे आप समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी बॉन्ड ब्रेकिंग में वो कुछ इस तरीके से होगी, more electronegative atom acquire negative charge and less electronegative atom acquire positive charge। ये हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन है, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? हेट्रोलिसिस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हेट्रोलिसिस बोल सकते हैं। ब्रेकिंग ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड इन सच अ वे that one of the atom or species retain a pair of electron, क्योंकि एक तो उसको अपना मिलेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग से बना हुआ बॉन्ड था उसके दोनों इलेक्ट्रॉन उसी को मिल गए, मतलब दूसरे एटम का भी इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो किसी एक एटम के ऊपर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन का पेयर आ जाएगा। फिजन टेक्स प्लेस इन अनसिमेट्रिकल मैनर, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली नहीं हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल मैनर में फिजन हुआ है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ए और बी, ये पोलर है। पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में क्या करेंगे? पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये इस तरीके से टूट सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम कहें कि ये इस तरीके से ब्रेकिंग हुई है, तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रही होगी और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रही होगी, तभी ये फिजन हुआ होगा। आगे आप लोग इसको दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हैं? दूसरे तरीके से ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या रहा हो, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, तो ए के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज एंड बी के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। आई होप आप क्लियर कर पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग उस साइड में होगी जिस साइड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। बात समझ में आई? चलिए और आगे हम देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो बात हम लोग इतनी देर से पढ़ रहे थे, इतनी देर से हम डिस्कस कर रहे थे कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है, तो आपने देखा और अच्छे तरीके से समझा कि बॉन्ड का फिजन अगर हेट्रोलिटिक फिजन हो रहा है या हेट्रोलिसिस हो रहा है तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी। चलिए थर्ड पॉइंट, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ आइंस। बताइए भाई क्या बनेगा? आइंस का फॉर्मेशन हुआ, अभी आपने देखा
कभी ए के ऊपर प्लस और उसके साथ में बी के ऊपर नेगेटिव आया। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज थी तो ए के ऊपर माइनस और बी के ऊपर प्लस आया, मतलब ये क्या है, आइंस है। आइंस में कौन कौन से आइंस बनेंगे, कैटाइंस और एनाइंस बनेंगे, है ना। चलिए होमोलिटिक फिजन और हेट्रोलिटिक फिजन में क्या क्या डिफरेंस आ सकते हैं, उन डिफरेंसेस की बात करते हैं। एक साथ देखते हैं कि कितने डिफरेंस हम लोग इनमें देख सकते हैं, कितने डिफरेंसेस हम इसमें पढ़ सकते हैं। इन दिस केस द कोवालेंट बॉन्ड ब्रेक्स सिमेट्रिकली। इसके केस में, होमोलिटिक फिजन के केस में बॉन्ड जो होता था वो सिमेट्रिकली ब्रेक होता था। और हेट्रोलिटिक फिजन के केस में, इन दिस केस द कोवालेंट बॉन्ड ब्रेक्स अनसिमेट्रिकली। बच्चों लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पर ब्रेकिंग जो होती है वो कोवालेंट बॉन्ड की ही होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवालेंट बॉन्ड पाया जाता है। अच्छा, होमोलिटिक फिजन हुआ था तो क्या हुआ था, each species obtained and retain one electron from shared electron pair। कितना, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों स्पेसीज को मिलता था। लेकिन यहाँ क्या होता था, हेट्रोलिटिक फिजन में द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रिटेन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता था वो किस पर चला जाता था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर चला जाता था। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं कौन, फ्री रेडिकल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म विच कैरी एन ऑड इलेक्ट्रॉन। इनके ऊपर क्या होता है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन हेट्रोलिटिक फिजन में जो चीजें बनती हैं, आपने देखा था कि वो आइंस बनते हैं, वो कैटाइन हो सकता है, वो एनाइन हो सकता है, और वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होते हैं। तो देखिए यहाँ इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आइंस, कैटाइंस एंड एनाइंस आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट पॉइंट, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट। हमने आपको बताया था, हेल्पर से याद रखेंगे, हीट मोर देन 300 डिग्री सेल्सियस और इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस, इलेक्ट्रोलिसिस, लाइट और क्या, परऑक्साइड की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, हेट्रोलिटिक फिजन कब होता है, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। अभी आपने देखा था कि एरो के ऊपर लिखा था पोलर सॉल्वेंट, तो पोलर सॉल्वेंट से होगा हेट्रोलिटिक फिजन, पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होगा हेट्रोलिटिक फिजन। अब हम बात करते हैं बच्चों रिएजेंट्स की, कि इससे कौन कौन से रिएजेंट्स हमको मिल सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज ये समझिए कि जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं। सारी बातें हम आपको बता रहे हैं, एक एक करके ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, और वो न्यूट्रल स्पेसीज भी हो सकती हैं। कैसी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती हैं और पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। अब बताइए ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसीज हैं, तो बताइए ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज होंगी कि नहीं होंगी, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज। तो बताइए इलेक्ट्रोफिलिक जो नाम आया वो कहां से आया, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, फिलिक मींस क्या, लविंग, तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज हुई। बात क्लियर है एकदम, ठीक है। चलिए, दीज आर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसीज। अभी हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसीज होती हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसीज हैं तो अगर इनको अटैक करना हो तो कहां पर अटैक करेंगे, तो ये अटैक करते हैं आपके कहां, उस जगह पर अटैक करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो, हाई हो, है ना। कहां पर, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये कहां जाएंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी हाई हो। दे अटैक द साइट ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट में ये उस जगह को ढूंढेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या दिखाई दे, हाई दिखाई दे, है ना। दे मे बी पॉजिटिवली चार्ज्ड आइंस, कैटाइंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। बताइए इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड आइंस हो सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए, दे possess एन एटम विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। हमने आपको बताया था कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। अगर इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नहीं बोले जा सकते थे। अच्छा, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन रिच एरिया में, या हम कहें कि ऐसी जगह पर अटैक कर रहे हैं सबस्ट्रेट में जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई है। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं बच्चों कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर के एक्सेप्टर होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर के एक्सेप्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, लुईस बेस बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं,
लुईस एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुईस एसिड बोलते हैं। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स होंगे वो किसकी तरह काम करेंगे? लुईस एसिड की तरह काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट वही मिला आपको जो हम एक्सप्लेन कर रहे थे, दे आर लुईस एसिड्स, क्योंकि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर के एक्सेप्टर होते हैं, है ना। दे एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द सब्सटेंस टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। भाई ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से एक्सेप्ट करेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है तो रिएजेंट किसके पास जाएगा? सबस्ट्रेट के पास जाएगा, उससे एक इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा और कौन सा बॉन्ड बना देगा? कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा, है ना। एग्जांपल है आपका H NO2 NO2 H प्लस होगा, H सिंगल में नहीं होगा, ठीक है। H प्लस NO2 प्लस BF3। बेटा ये जो BF3 है और जो AlCl3 है ये आपके न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल होंगे। किसके? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल होंगे, क्योंकि इसमें देखो बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा और लुईस बेस कहलाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रोफाइल भी कहलाएगा, है ना। AlCl3 में भी सेम केस है, इसके पास भी सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्टर हुआ, लुईस एसिड हुआ, और क्या हुआ? लुईस एसिड हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हुआ और इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है। आइए अब देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होते हैं। क्यों न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होते हैं? क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं और वो उस जगह पर अटैक करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। और इलेक्ट्रॉन्स की कमी कहां पर होती है? आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो पॉजिटिवली चार्ज एरिया में क्या करेंगे? अटैक करेंगे। और पॉजिटिवली चार्ज एरिया कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से ये जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो अटैक करते हैं न्यूक्लियस पर, इसीलिए इनको बोला जाता है न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, जबकि हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स क्या थे? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज थे। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं। दे अटैक द साइट ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट में उस जगह पर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है? लो होती है। कैसी होती है? लो होती है। दे मे बी निगेटिवली चार्ज्ड आयंस, एनाइंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हो सकते हैं जिनको हम एनाइंस बोल सकते हैं, है ना। दे पॉजेस एन एटम विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास में क्या होगा? एक एटम होगा जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का पेयर होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? लोन पेयर बोलेंगे। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनर होंगे और इनके पास लोन पेयर की शक्ल में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा डोनेट करने के लिए, इसीलिए इनको हम लोग लुईस बेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लुईस बेस बोल सकते हैं। दे आर लुईस बेसिस। क्या होते हैं? लुईस बेसिस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं। They donate an electron pair to substrate and forms a coordinate covalent or dative bond, जिसका तीसरा नाम सेमीपोलर बॉन्ड भी होता है। क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसलिए बन रहा है क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ये कोवलेंट बॉन्ड भी बन सकता है। डेटिव बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम, सेमीपोलर बॉन्ड उसी का तीसरा नाम होता है। एग्जाम्पल है यहाँ पर OH माइनस, CN माइनस, H2O और NH3। यहाँ पर जो आपके H2O और NH3 हैं ये क्या है? ये H2O और NH3 जो हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इनके ऊपर क्या है? लोन पेयर प्रेजेंट है। ये अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, इसीलिए ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहे हैं और इनको हम न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में रख सकते हैं। आइए और आगे की बात करते हैं, और आगे हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या क्या हो सकते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में हम
चार के बारे में पढ़ेंगे। वो चार कौन कौन है? कार्बोकैटाइन होगा, कार्बेनाइन होगा, फ्री रेडिकल होगा और कार्बीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कार्बोनियम आयन, जिसको हम कार्बोकैटाइन बोलते हैं। कार्बोकैटाइन इस तरीके का मॉलिक्यूल होता है। ये मिथाइल कार्बोकैटाइन हो सकता है। अगर इसकी तीनों वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? मिथाइल कार्बोकैटाइन। क्या हो जाएगा? मिथाइल कार्बोकैटाइन हो जाएगा। जैसे मान लिया यहाँ पर हाइड्रोजन, इस वैलेंसी पर भी हाइड्रोजन और इस वैलेंसी पर भी हाइड्रोजन अटैच हो जाए। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कैटाइन है। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसको बोलेंगे कार्बोकैटाइन। और इसके कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड से, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से और 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे बच्चों कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हुआ। दूसरी चीज, यहाँ पर हम देखें तो यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड्स बने हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड्स? 3 सिग्मा बॉन्ड। तो 3 सिग्मा बॉन्ड और कार्बन के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर है। तो टोटल हुआ आपका 3। और 3 में आपके कितने ऑर्बिटल्स फिल होंगे बच्चों? 3 ऑर्बिटल्स फिल होंगे। तो 3 ऑर्बिटल्स जब फिल होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन इसका होगा क्या? sp2। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर या ट्रायंगुलर प्लेनर भी बोल सकते हैं। क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर या ट्रायंगुलर प्लेनर भी बोल सकते हैं। तो इतनी बातें आपको क्लियर हुई। चलिए एक एक करके ये सारी बातें देखते हैं। कार्बन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ पर कार्बन एटम पॉजिटिवली चार्ज है, आपने देखा। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन एटम पॉजिटिव 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, आप लोग देख ही रहे हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इट्स शेप इज ट्रायंगुलर प्लेनर या ट्राइगोनल प्लेनर। तो इतनी चीजें आपने देखी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्टेबिलिटी के बारे में कि जो कार्बोकैटाइंस होते हैं इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। तो बच्चों याद रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी को अगर देखना होगा तो उनकी स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा और हमेशा टर्सरी कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी कार्बोकैटाइन और फिर उसके बाद प्राइमरी कार्बोकैटाइन और उसके बाद होता है आपका मिथाइल कार्बोकैटाइन CH3+, इसको बोलेंगे मिथाइल कार्बोकैटाइन। ये होता है आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन का ऑर्डर। तो यहाँ पर ये बना आपका टर्सरी कार्बोकैटाइन, ये बना सेकेंडरी मिथाइल कार्बोकैटाइन और ये बना आपका प्राइमरी, कौन सा? प्राइमरी कार्बोकैटाइन और ये है आपका मिथाइल कार्बोकैटाइन। आई होप क्लियर होगा आपको कि कार्बोकैटाइन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल होता है। अभी कार्बेनाइन में देखेंगे हम तो इसका जस्ट रिवर्स देखेंगे। चलिए और आगे की बात करते हैं। इट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम अ न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, किससे? न्यूक्लियोफाइल से, और क्या बनाएगा? फिर एक कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इट इज अ लुईस एसिड। लुईस एसिड क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। एग्जाम्पल टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटाइन CH3 का होल थ्राइज C+। कई सारे हो सकते हैं, एग्जाम्पल में हमने सिर्फ यहाँ पर एक लिया है। जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटाइन की बात करें कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओवरऑल जो कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो क्या हो सकता है। तो देखिए ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। कौन? ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटाइन जो होता है बच्चों सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर डाईसाइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटाइन, फिर ट्रोपोलियम आयन और फिर ट्राईफिनाइल कार्बोकैटाइन, डाईफिनाइल कार्बोकैटाइन, फिर फिनाइल कार्बोकैटाइन। उसके बाद ये हो जाएगा आपका एलाइल कार्बोकैटाइन, फिर टर्सरी एल्काइल कार्बोकैटाइन, सेकेंडरी एल्काइल कार्बोकैटाइन और ये आपका प्राइमरी एल्काइल कार्बोकैटाइन, फिर CH3 मिथाइल कार्बोकैटाइन और ये हुआ बच्चों आपका विनाइल कार्बोकैटाइन। कौन सा? विनाइल कार्बोकैटाइन। ये है आपका पूरा ओवरऑल ऑर्डर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। इस ऑर्डर को आपको याद रखना है क्योंकि स्टेबिलिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो आपको
कार्बोकैटाइंस अगर दिखाई देंगे तो आपको इसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग उन सबको पहचान करके कि कौन सा प्राइमरी कार्बोकैटाइन है, कौन सा सेकेंडरी फिनाइल है, किस तरीके से है, कौन एलाइल है, कौन एल्काइल है, कौन विनाइल है, इस तरीके से सबको अरेंज करना होगा। आई होप आप इस बात को क्लियर कर पा रहे होंगे और अच्छे तरीके से बात को समझ रहे होंगे। अब हम बात करते हैं कार्बेनाइन की। जो कार्बेनाइन होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे कि अभी हम लोगों ने कार्बोकैटाइन की बात करी, उसके अपोजिटली हम लोग बात करेंगे कार्बेनाइन में। ज्यादातर चीजें उसमें अपोजिट होंगी कार्बोकैटाइन की। ये है हमारे सामने एक कार्बेनाइन बना हुआ। ये कार्बेनाइन का स्ट्रक्चर बना है। बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है और 3 इसमें सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर बच्चों हम ये तीनों वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देते हैं तो ये बनेगा आपका मिथाइल कार्बेनाइन। क्या बनेगा? मिथाइल कार्बेनाइन। अगर हम बात करें इसमें आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स की, तो बच्चों इसमें टोटल होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर हैं और हर बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हुए बॉन्ड पेयर से, और एक लोन पेयर है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इसके वैलेंस सेल में हुए बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हुए। यहाँ से अगर हम बात करें इसके हाइब्रिडाइजेशन की, तो बच्चों इसके ऊपर है 3 सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड? 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक क्या है इसमें बच्चों? लोन पेयर है, तो टोटल हुआ आपका 4, और 4 में आपके ऑर्बिटल्स फिल होंगे कितने? 4 ऑर्बिटल्स, 1 s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल्स, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जब एक लोन पेयर होता है तो ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल पिरामिडल। कैसी ज्योमेट्री होती है? ट्राइगोनल पिरामिडल। तो इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल पिरामिडल, मतलब ये अमोनिया की तरह होगा। इसकी तरह होगा, अमोनिया की तरह इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल पिरामिडल। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई? बच्चों इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। डोनेट कर रहा है तो ये लुईस बेस की तरह काम कर सकता है। इतनी बातें सबको क्लियर हैं? चलिए, कार्बन एटम इज नेगेटिवली चार्ज। कार्बेनाइन में क्या होगा? कार्बन एटम नेगेटिवली चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा क्योंकि इसके पास में ऑक्टेट कंप्लीट है और लोन पेयर प्रेजेंट है। कार्बन एटम पॉजेस 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। आप लोगों ने देखा, हमने आपको कंप्लीट बताया कि कहां से इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं इसके आउटर मोस्ट सेल में। sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड कैरीज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और उस sp3 हाइब्रिडाइजेशन को होने में एक लोन पेयर का भी कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए इसकी ज्योमेट्री होगी, इट्स शेप इज पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल पूरा बोल सकते हैं हम। इतनी बातें सबको क्लियर? चलिए, इट कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू एन इलेक्ट्रोफाइल टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, किसे? इलेक्ट्रोफाइल को, और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। इट इज अ लुईस बेस। क्यों लुईस बेस है? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है डोनेट करने के लिए। एग्जाम्पल में हमने ले लिया मिथाइल कार्बेनाइन। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन की। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा था और हमने वहां पर आपको बताया था कि कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी कार्बोकैटाइन की क्या होगी? अपोजिट होगी। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, मिथाइल कार्बेनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर प्राइमरी कार्बेनाइन, और फिर सेकेंडरी एल्काइल कार्बेनाइन, और फिर टर्सरी एल्काइल कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल होगा। ये ऑर्डर होगा आपका स्टेबिलिटी का इन केस ऑफ कार्बेनाइन, और इसका जस्ट अपोजिट अभी हम लोगों ने पढ़ा था कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी के ऑर्डर में। इतनी बात सबको क्लियर है? चलिए, और आगे की बात करते हैं। और आगे की बात करते हैं कि इसमें ओवरऑल स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर हो सकता है? स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट कार्बेनाइंस। तो देखिए, यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ इस तरीके से होता है। ये है आपका जिसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ में माइनस है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड। ठीक है, मतलब ये एल्काइन से बना है, ये एल्काइन में से एक हाइड्रोजन निकाल के बना, ये एल्कीन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके बना, और ये आपका एल्केन एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करके बना, है ना? ठीक, बच्चों यहाँ बात कर रहे हैं एलाइल एंड बेंजाइल कार्बेनाइंस की, तो इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। एलाइल और बेंजाइल कार्बेनाइंस होते हैं, वो अगर प्राइमरी भी हो तो ज्यादा स्टेबल होते हैं सिंपल प्राइमरी एल्काइल कार्बेनाइन के कंपेयर में।
क्योंकि एलाइल कार्बेनाइन और बेंजाइल कार्बेनाइन में पाया जाता है रिजोनेंस। क्या पाया जाता है बच्चों? रिजोनेंस पाया जाता है, इसीलिए वो प्राइमरी एल्काइल कार्बेनाइन के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ये बना है आपका एलाइल कार्बेनाइन। क्या बना है? एलाइल कार्बेनाइन। ये उसी का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है ना। इसमें रिजोनेंस पाया जा रहा है। अगर ये यहाँ शिफ्ट होगा तो तुरंत ये माइनस शिफ्ट हो जाएगा आपका यहाँ, और यहाँ आ जाएगा आपका माइनस। तो ये देखिए माइनस आ गया, और यहाँ आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड। तो ये हो गया आपका एलाइल कार्बेनाइन का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब बात कर रहे हैं हम कि बेंजाइल कार्बेनाइन हो, तो बेंजाइल कार्बेनाइन में जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वो क्या होगा? तो टर्सरी बेंजाइल कार्बेनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी बेंजाइल कार्बेनाइन, और फिर बेंजाइल कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी होगी इन केस ऑफ एनाइंस, इन केस ऑफ कार्बेनाइंस। बात क्लियर हुई? अब बात करते हैं बच्चों कार्बन फ्री रेडिकल की। किसकी बात करते हैं? कार्बन फ्री रेडिकल की। द स्पीसीज हैविंग ट्राइवेलेंट कार्बन एटम bearing no charge and having odd electron और unpaired electron is known as फ्री रेडिकल। आप लोग अच्छे तरीके से जान रहे हैं फ्री रेडिकल क्या होता है। हमने आपको होमोलिसिस पढ़ाया था, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन पढ़ाया था, उसमें फॉर्मेशन होता था आपका फ्री रेडिकल का। और उसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड होता था वो इस तरीके से ब्रेक होता था कि दोनों एटम जिन जिन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना होता था उनको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता था। तो इसमें होता है एक ऑड इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उस स्पीसीज को हम बोलेंगे फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल। हमने ये भी पढ़ा था कि फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ odd or unpaired electron. So free radicals are the highly reactive species due to presence of odd electron या unpaired electron. Free radicals are electron deficient species, hence considered to be neutral electrophiles. ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में सिर्फ और सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए हम इनको न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स बोल रहे हैं। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल इसलिए क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, एक और इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज हैं। बात करें अगर इनकी कि ये लुईस एसिड होंगे कि लुईस बेस होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो ये लुईस एसिड की तरह काम करेंगे, है ना। अब देखें मिथाइल फ्री रेडिकल की अगर हम बात करें कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, हम आपको अभी आगे दिखाते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। बच्चों मिथाइल फ्री रेडिकल का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन या हम कहें ऑड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यहाँ पर देखिए ये है आपके सामने स्ट्रक्चर, इसमें कैसे हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 आ रहा था उसको देखिए। एक बॉन्ड ये बना है, दूसरा बॉन्ड ये बना है, और तीसरा बॉन्ड ये बना है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बच्चों 3 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है। जो दिख रहा है आपको ये इलेक्ट्रॉन, तो ये तो आपका एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर तो कोई नहीं है, तो 0 लोन पेयर। टोटल मिला के हुआ बच्चों कितना? 3। तो बताइए कितने ऑर्बिटल्स फिल होंगे? 3 ऑर्बिटल, 1 s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, और ज्योमेट्री क्या होगी बच्चों? ट्राइगोनल प्लेनर। किसकी तरह? कार्बोकैटाइन की तरह, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। कुछ कुछ करैक्टर इसके कार्बोकैटाइन से मिल रहे हैं। अब अगर बात करें बच्चों यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर की, तो इसमें स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होगा उसकी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स में ट्राइफिनाइल मिथाइल जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर बेंजाइल, फिर एलाइल। अब इसमें भी टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी को आप अरेंज करेंगे, ठीक है। अब ये जो टर्सरी लिखा है, टर्सरी, टर्सरी का मतलब हुआ क्या? टर्सरी एल्काइल, सेकेंडरी एल्काइल, प्राइमरी एल्काइल मिथाइल, जस्ट लाइक कार्बोकैटाइन, जैसे कि कार्बोकैटाइन के केस में था उसी तरीके से ये है। फिर आपका विनाइल आ जाएगा। क्लियर है? जैसे देखिए यहाँ पर बना के दिखाया, टर्सरी फिनाइल मिथाइल कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन नहीं सॉरी फ्री रेडिकल की बात कर रहे हैं, फ्री रेडिकल। ये सेकेंडरी, सेकेंडरी हो गया, ये आपका प्राइमरी हो गया, और ये आपका एलाइल हो गया, है ना। और ये आपका टर्सरी एल्काइल, ये आपका सेकेंडरी एल्काइल, और ये आपका प्राइमरी एल्काइल। ये हो गया मिथाइल फ्री रेडिकल, और ये हो गया विनाइल फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर ऐसे लैंग्वेज में लिखा था, यहाँ पर आपको बना करके समझाया गया। आई होप आप लोग इस चीज को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए बच्चों बात करते हैं आगे हम लोग
कार्बीन्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कार्बीन्स की बात करते हैं। कार्बीन्स के बारे में हम आपको जनरल बता दें, जो कार्बीन्स होती हैं आपकी, वो दो तरीके की कार्बीन्स होती हैं। एक सिंगलेट कार्बीन होती है और एक ट्रिपलेट कार्बीन होती है। दोनों में बच्चों डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि जो सिंगलेट कार्बीन होती है उसमें जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? पेयर्ड होते हैं। और जो ट्रिपलेट कार्बीन होती है उसमें जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड नहीं होते हैं और सेम ऑर्बिटल में नहीं पाए जाते हैं। मतलब उसमें दो ऑड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, है ना। अभी हम स्ट्रक्चर में आपको दिखाते हैं, अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो कार्बीन्स में सबसे पहले बच्चों हम बात कर रहे हैं कौन सी कार्बीन की? सिंगलेट कार्बीन की। तो सिंगलेट कार्बीन क्या होती है आपकी? सिंगलेट कार्बीन हैज टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स? टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड एंड प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल। किसमें प्रेजेंट होंगे? सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। इट इज अ प्लेनर एंड एंगुलर। कैसी होगी? इसका शेप क्या होगा? प्लेनर और एंगुलर शेप होगा। ट्रिपलेट कार्बीन हैज टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। इसमें जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट ऑर्बिटल्स में होंगे, है ना। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। ट्रिपलेट कार्बीन इज आल्सो कॉल्ड बाई रेडिकल और बाईवैलेंट फ्री रेडिकल, क्योंकि इसमें दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्बिटल्स में होते हैं, इसीलिए वाई रेडिकल बोल सकते हैं या बाईवैलेंट फ्री रेडिकल बोल सकते हैं, है ना। ट्रिपलेट कार्बीन इज sp हाइब्रिडाइज्ड एंड इट्स शेप इज एंगुलर। ये sp हाइब्रिडाइज्ड होती है और इसका जो शेप होता है वो एंगुलर होता है। आइए अब इसको हम लोग डायग्राम्स में देखते हैं और उसको समझते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है ये आपकी सिंगलेट कार्बीन। कौन सी कार्बीन? सिंगलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन में बच्चों अभी हमने क्या बताया कि इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किसी एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे, है ना, प्रेजेंट। और इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो टू डिफरेंट ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे। तो बात समझ में आई। अब इसमें देखिए बच्चों दो बॉन्ड हैं आपके, दो बॉन्ड हैं और एक लोन पेयर है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं दो सिग्मा बॉन्ड प्लस वन लोन पेयर। टोटल हुआ बच्चों कितना? थ्री हुआ। तो इसमें थ्री ऑर्बिटल्स फिल होंगे, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा आपका sp2। इसमें देखें बच्चों तो इसमें दो सिग्मा बॉन्ड है सिर्फ, कोई लोन पेयर नहीं है क्योंकि वो तो दोनों ऑड इलेक्ट्रॉन है। सॉरी, कितने सिग्मा बॉन्ड? टू सिग्मा बॉन्ड्स। कितने सिग्मा बॉन्ड्स? टू सिग्मा बॉन्ड प्लस जीरो लोन पेयर। तो टोटल हुआ आपका टू। और बताइए अब कितने ऑर्बिटल्स फिल होंगे? टू ऑर्बिटल्स। तो कौन कौन से टू ऑर्बिटल? वन एस ऑर्बिटल एंड वन पी ऑर्बिटल। तो ये हो गया आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। आई होप अब आपको अच्छे तरीके से सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इन जनरल अ ट्रिपलेट कार्बीन इज रिलेटिवली मोर स्टेबल, ध्यान देंगे बेटा, देन सिंगलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन से ट्रिपलेट कार्बीन जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। क्यों ज्यादा स्टेबल होती है? इसका रीजन कोई बताएगा? रीजन देखिए बच्चों इसका ये है क्योंकि इसमें जो ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हैं, है ना, डिफरेंट ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर रिपल्सन नहीं होता कंपेयर टू सिंगलेट कार्बीन। तो इसीलिए यहाँ पर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है कौन सी कार्बीन की? ट्रिपलेट कार्बीन की। तो याद रखेंगे ट्रिपलेट कार्बीन रिलेटिवली मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बीन। क्लियर है? चलिए आगे अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की। बच्चों हमने जो रिएजेंट्स थे वो चार रिएजेंट्स कवर किए। कौन कौन से? कार्बोकैटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल और कार्बीन। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की। इसमें हम लोग चार तरीके के इफेक्ट को पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तीसरा पढ़ेंगे हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन और रिजोनेंस पढ़ेंगे। तो ये चार तरीके के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स हमें पढ़ने हैं। अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को समझना है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को अच्छे तरीके से नहीं समझा तो हम लोग स्टेबिलिटी के क्वेश्चन और एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस को कवर अप नहीं कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट। तो आइए इंडक्टिव इफेक्ट को समझते हैं बच्चों कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है।
इट इन्वॉल्व्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। और आप जानते हैं कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड होगा तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे वहां पर। तो हम कह सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट इज वैलिड फॉर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। किसके लिए वैलिड होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैलिड होगा। क्लियर हुई इतनी बात। ये जो होता है परमानेंट इफेक्ट होता है, अभी हम लोग बात करेंगे। द परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बच्चों ध्यान देंगे, टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ड्यू टू डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। समझिए इसको जल्दी से, ध्यान देंगे। यहाँ ये कार्बन की कोई चेन बनी है, ये कार्बन की कोई चेन बनी है, और बच्चों मान लीजिए यहाँ पर लगा आपका एक क्लोरीन एटम, है ना। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होता है। अब ये जो क्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा बच्चों पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब जब इस कार्बन पर कुछ इफेक्ट आएगा तो इसके दूसरे कार्बन पर भी कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो ये इफेक्ट इसके ऊपर वैलिड होगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका पार्शियल पार्शियल। मतलब ये जो कार्बन नंबर 1 है, उस कार्बन नंबर 1 पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा इलेक्ट्रॉन के खींचने का कंपेयर टू सेकेंड कार्बन। और फिर अगर हम थर्ड कार्बन की बात करें तो थर्ड कार्बन पर क्या होगा, और भी कम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल पार्शियल पार्शियल, है ना। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो रहा है, घट रहा है। और याद रखिएगा कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, अप टू 2 to 3 कार्बन उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, 2 से 3 कार्बन तक उसका इफेक्ट वैलिड होता है। इतनी बात समझ में आई। और यहाँ पर एक बात और याद रखेंगे कि परमानेंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। क्या नहीं होता है, परमानेंट इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर जो चार्जेस आते हैं वो कैसे आते हैं, नेगेटिव चार्ज आता है, लेकिन पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है, फुली नेगेटिव नहीं आता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है। अभी इलेक्ट्रोमेरिक में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। लेकिन ये जो पोलराइजेशन है बच्चों, ये परमानेंट होता है, तो आप ये बोलेंगे कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो परमानेंट इफेक्ट होता है। बात समझ रहे हैं। और जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे वो टेम्परेरी इफेक्ट होगा। चलिए अब इसको हम लोग अच्छे तरीके से देखते हैं और समझते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए इट इज परमानेंट इफेक्ट। कैसा इफेक्ट होगा, ये परमानेंट इफेक्ट होगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज विद डिस्टेंस। अभी हमने आपको बताया जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है तो क्या हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट का मैग्नीट्यूड घटता जा रहा है। ऑपरेट्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, और सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वैलिड होता है। यहाँ पर हमने जो एग्जांपल लिया वही एग्जांपल आप फिर से समझिए। यहाँ पर आप इस एग्जांपल को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम होने के साथ साथ इसमें क्या है, कार्बन्स लगे हैं। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा 1 प्लस, यहाँ पर डेल्टा 2 प्लस, यहाँ पर डेल्टा 3 प्लस। बताइए सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, डेल्टा 1 की होगी, फिर डेल्टा 2 की, फिर डेल्टा 3 की, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, घटता है। तो हम बच्चों यहाँ से कह सकते हैं आई फॉर इंडक्टिव इफेक्ट, कौन सा, आई फॉर इंडक्टिव इफेक्ट वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा बच्चों, डिक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर हुआ सबको अच्छे तरीके से, क्लियर हो गया। चलिए आगे की बात करते हैं बच्चों, आगे की बात करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ा। अब ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है बच्चों वो दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट कौन सा होता है, किसको बोलते हैं, और माइनस आई इफेक्ट किसको बोलते हैं। बच्चों ये जो प्लस आई इफेक्ट होता है
ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स शो करते हैं। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स को याद रखिएगा, एल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स के कैटेगरी में आते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, शॉर्ट में हम इसको ERG बोल सकते हैं। आर ग्रुप्स का मतलब एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, है ना। ये कई सारे आपके सामने बने हैं, ये सारे के सारे एल्काइल ग्रुप्स हैं। जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी, कह सकते हैं कि प्लस आई पावर उतनी ही ज्यादा होगी। दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स बोलते हैं, EWG बोलते हैं। और ये जनरली जो होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स और जनरली कैसे ग्रुप्स होंगे, फंक्शनल ग्रुप्स होंगे। जैसे NO2 हो गया, हेलोजन हो गया, CN हो गया, COOH हो गया, OH हो गया और NH2 हो गया, एक्सेट्रा। एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें बच्चों, तो ये एक्सप्लेन करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, फ्री रेडिकल्स, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स। अभी हम लोग आगे बातें करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल्स, एसिडिक नेचर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल्स और बेसिक नेचर ऑफ द एमीन्स। हम अगले लेक्चर्स में इन सब पर डिस्कस करेंगे, इसीलिए हमने आपको बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट को अच्छे तरीके से पहचानना जरूरी है। बच्चों यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट बना हुआ है आपके सामने, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। जनरली इसमें जो अदर ग्रुप्स जुड़े हुए हैं वो अदर ग्रुप्स नहीं मिलते हैं देखने के लिए, जल्दी नहीं आते हैं क्वेश्चंस में, लेकिन ये जो एल्काइल ग्रुप्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो जितना ही बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा उतना ही उसका प्लस आई पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो ये ऑर्डर हुआ आपका प्लस आई इफेक्ट का, और यहाँ पर ये ऑर्डर होगा आपका माइनस आई इफेक्ट का। किसका, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर है आपका NH3, NO2, CN, SO3H, CHO, CO, COOH, COCl, COOR, CONH2, हेलोजन। बच्चों हेलोजन में देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप, अभी आपको मिलेगा हेलोजन में देखने के लिए। देखिए ये हेलोजेंस में जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। और हेलोजेंस के बाद आता है आपका OH, OR, NH2, C6H5H। बच्चों ये जो माइनस आई इफेक्ट है, इस माइनस आई इफेक्ट की जो स्ट्रेंथ की या हम कहें पावर है, वो उस ऑर्डर को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि इसमें जो होता है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स लगा करके स्टेबिलिटी और एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वहां पर हमें ऐसे ही डिसाइड करना पड़ेगा कि किस ग्रुप की माइनस आई पावर ज्यादा है, तो कैसे स्टेबिलिटी को हम डिसाइड कर पाएंगे। इसीलिए इसमें आपको याद रखना जरूरी है। बाकी प्लस आई इफेक्ट में आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि जनरली एल्काइल ग्रुप्स आते हैं, जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप उतनी प्लस आई पावर ज्यादा होगी। क्लियर है, समझ गए बच्चों। चलिए, और इसके बाद हम लोग और आगे की बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की। बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हम लोग एक दूसरे के अपोजिटली पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होता था, लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से नहीं होता है। यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट की जरूरत पड़ती है, विदाउट अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं होता है। बात समझ में आई। दूसरी चीज ये होती है कि जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट था वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के लिए था, और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए होगा। जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट था वो आपका परमानेंट इफेक्ट था, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपका टेम्परेरी इफेक्ट होगा। तो आइए ध्यान देते हैं, समझते हैं। explains the displacement of electrons in multiple bonds। multiple bonds मतलब double bond और triple bond। the complete transfer of a pair of electron towards one of the atom in the presence of attacking reagent known as electromeric effect। बच्चों ध्यान देंगे यहाँ पर, सबसे पहली चीज तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां पर कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता था ना। और यहाँ पर दूसरी चीज ये है कि ये विदाउट अटैकिंग रिएजेंट के नहीं पॉसिबल होता है। दो मेन पॉइंट आपने यहाँ पर देखे। क्लियर है, चलिए। इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट, जैसा हमने आपको बताया कि ये कैसा होगा, टेम्परेरी इफेक्ट होगा। इट्स इफेक्ट ऑपरेट्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है
वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, लेकिन जो आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है। किसके लिए होता है बच्चों? लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है। डिफरेंसेस क्लियर हो पा रहे हैं आपको? अब समझिए कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर बच्चों देखिए, ये है आपका डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में। यहाँ पर अटैक ऑफ रिएजेंट हमने कराया तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो जैसे ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा इस कार्बन पर, तुरंत इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कुछ इस तरीके से आप ध्यान दे सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। तो CH2 प्लस इस पे आ गया और ये माइनस आ गया, बीच में हो गया आपका कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। अगर हम इस रिएजेंट को रिमूव कर लेते हैं तो फिर ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएगा, है ना? इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म होती हैं। इससे पता चला कि विदाउट अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं पॉसिबल है। आइए अब इन दोनों में डिफरेंसेस की बात करते हैं, जो हम लोग अच्छे तरीके से समझ भी चुके हैं, देख भी चुके हैं, लेकिन फिर से बात कर लेते हैं। इट इज परमानेंट इन नेचर, कौन सा? इंडक्टिव परमानेंट होता है। इलेक्ट्रोमेरिक क्या होता है? टेम्परेरी इन नेचर। इफ द अटैकिंग रिएजेंट इज विथड्रॉन द ओरिजिनल सिचुएशन इज रीस्टोर्ड, इसीलिए ये क्या है? टेम्परेरी है ना? It is due to the presence of electronegative atom in the molecule itself. ये अपने आप से होता है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में तो अपने आप से हो जाएगा ये। इट इज ड्यू टू द अप्रोच ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट, हमने बताया कि ये विदाउट अटैकिंग रिएजेंट पॉसिबल नहीं होता है। इट इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलोंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड, या हम कहें कि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के लिए था और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपका मल्टीपल बॉन्ड या पाई बॉन्ड के लिए था। इट इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मल्टीपल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में आपको पता है कि क्या पाए जाते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड्स होते हैं। इट इज ड्यू टू द मोबिलिटी ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, किसकी? सिग्मा इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी की वजह से। इट इज ड्यू टू द मोबिलिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या हैं। दिस इफेक्ट becomes negligible आफ्टर सेकेंड कार्बन एटम इन द चेन। बोल सकते थे ना हम लोग इसको कि ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वैलिड होता है और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वैलिड होता है। दिस इफेक्ट कैन बी रिलेड थ्रू अ लॉन्गर डिस्टेंस इन द चेन ड्यू टू कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड्स। In this case, the displaced electron pair does not leave its valence shell. हमने बताया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है? In this case, the displaced electron pair leaves its valence shell. कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है, वो दूसरे वैलेंस सेल में चला जाता है। दिस इन्वॉल्व्स पार्शियल ट्रांसफर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, या सिग्मा इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है वो पार्शियली होता है, कंप्लीट नहीं होता है। दिस इन्वॉल्व्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। घुमा फिरा के बार बार बच्चों वही बातें हैं जितनी बातें हम लोगों ने पढ़ रखी हैं। इन दिस इफेक्ट पार्शियल चार्जेस आर डेवलप्ड ऑन एटम एंड नो आइंस आर फॉर्म्ड। जबकि इसमें क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर होने की वजह से क्या होता है? आयंस बन जाते हैं एटम्स के ऊपर, कंप्लीटली पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है। तो इन दिस इफेक्ट कंप्लीट चार्जेस आर डेवलप्ड ऑन एटम्स एंड आयंस आर फॉर्म्ड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, और इलेक्ट्रोमेरिक को रिप्रेजेंट करते हैं हम ई से। इंडक्टिव को आई से, इलेक्ट्रोमेरिक को ई से। तो बच्चों ये थे आपके इलेक्ट्रोमेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट में डिफरेंसेस। अब हम बात करते हैं जो अब तक हमने बातें पढ़ी उनमें क्या क्या कुछ एमसीक्यूज सिंपल सिंपल से दो चार क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं। होमोलिटिक फिजन टेक्स प्लेस इन, बताइए भाई, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, बोथ ए एंड बी एंड कैन नॉट से, किस मैनर में होता था होमोलिटिक फिजन? भाई सिमेट्रिकल मैनर में होता था ना, तो इसका सही आंसर हुआ सिमेट्रिकल मैनर। इन कार्बोकैटाइन कार्बन इज, कार्बोकैटाइन में बताना है कि कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है। तो बताइए बच्चों, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सीधे सीधे हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बोकैटाइन के केस में तीन बॉन्ड पेयर, मतलब तीन सिग्मा बॉन्ड होते हैं, कोई लोन पेयर नहीं होता है, तीन ऑर्बिटल्स फिल होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। इंडक्टिव इफेक्ट इज, तो बताइए भाई, टेम्परेरी है, परमानेंट है, बोथ ए एंड बी एंड कैन नॉट से।
तो अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो परमानेंट इफेक्ट होता है, तो इसका राइट आंसर होगा परमानेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोफाइल इज, इनमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल है? बताओ भाई, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, मतलब लुईस एसिड, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्टर। ढूंढो कौन है बच्चों। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं H2O को, अगर हम देखें तो इसके पास तो दो दो लोन पेयर हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर होगा, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। NH3 नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन का पेयर प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा। इसमें भी इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट है वैलेंस सेल में, तो ये भी आपका इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है, तो निगेटिवली चार्ज है, तो ये न्यूक्लियोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं होगा। भाई BF3 की बात करें तो बोरान के पास होते हैं वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन और 3 फ्लोरीन के साथ इसने बनाया है क्या, बॉन्ड बनाया है। तो 3 फ्लोरीन के साथ अगर ये बॉन्ड बना भी रहा है तो बच्चों क्या होगा, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर इसके वैलेंस सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और ये होगा आपका इलेक्ट्रोफाइल, है ना। तो इसका सही आंसर हुआ आपका BF3, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोफाइल्स आर लुईस एसिड, लुईस बेसिस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। बताइए भाई न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? लुईस बेसिस ना, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनर लुईस बेस होते हैं, तो ये होंगे आपके लुईस बेसिस। आइए बेटा अब हम बात करते हैं रिजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन की। तो रिजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन को हम लोग सीखेंगे अच्छे तरीके से कि रिजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो रिजोनेंस को समझने से पहले आप लोग ध्यान रखेंगे कि रिजोनेंस की स्टडी हम लोग क्यों करते हैं, रिजोनेंस को क्यों पढ़ते हैं। देखिए, जब कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारे पास में हो और उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज हम किसी एक सिंगल स्ट्रक्चर से डिफाइन ना कर पाए, तो हमें वहां पर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स की रिक्वायरमेंट है, इसी को हम लोग बोलते हैं, जो कई सारे स्ट्रक्चर्स होंगे इन स्ट्रक्चर्स को बोलेंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या इन्हीं का दूसरा नाम होगा कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, या इन्हीं का तीसरा नाम होगा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। और ये जो फिनोमिना होगी, इस फिनोमिना को बोलेंगे रिजोनेंस। क्या बोलेंगे, रिजोनेंस। तो आइए देखिए इसको समझते हैं। The phenomena in which two or more equivalent structures for a compound can be written that involves identical position of the atoms but different arrangement of the electrons, ये भी important point है, is called resonance। अब इस point को समझिएगा कि identical position of the atoms but different arrangement of electron, यहाँ पर जो arrangement होता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का होता है। इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, एटम जो होते हैं वो अपनी पोजीशन पर बने रहते हैं, एटम कभी भी अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ते हैं। द स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, और तीसरा नाम होता है कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, एंड द फिनोमिना इज नोन एज रिजोनेंस। उम्मीद है कि आप लोग रिजोनेंस को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि रिजोनेंस कब बोलेंगे और क्यों बोलेंगे। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन, बेंजीन के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस एरो से हम लोग दिखाते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर इसका हम बनाना चाहें हाइब्रिड, तो ये बनता है आपका हाइब्रिड। हाइब्रिड को दिखाने के लिए हम लोग ये साइन यूज करते हैं। तो ये बेंजीन के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, किस तरीके से मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव करेंगे, कैसे हम लोग उसको दिखाते हैं, आइए देखते हैं। जैसे ये फिनॉल है बच्चों, यहाँ पर ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर मूव किया मान लो इस कार्बन की तरफ, तो तुरंत यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, तुरंत ये जो डबल बॉन्ड है आगे मूव कर जाएगा। किस तरीके से, देखिए ये तुरंत इस तरीके से यहाँ मूव करेगा, और मूव करके जैसे ये यहाँ आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड, और यहाँ हो जाएगा आपका सिंगल। ये देखा आपने, जब ये बॉन्ड आपका यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर क्या हो गया आपका नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट में क्या होगा, जब ये माइनस जो है आपका मूव करेगा आगे, तो तुरंत फिर ये वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड कहाँ मूव करेगा, और आगे मूव करेगा। तो यहाँ क्या होगा, इस तरीके की कंडीशन यहाँ पर आ जाएगा माइनस चार्ज, और डबल बॉन्ड आपका आ जाएगा इस पोजीशन पर। क्लियर। फिर आगे ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव कर रहा है, तो बताइए नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव करेगा। तो इस तरीके से
यहाँ पर पहुंचेगा आपका नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड आपका आ गया यहाँ पर। क्लियर है? धीरे धीरे करके एक एक इलेक्ट्रॉन मूव करके हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव किया तो ये नेगेटिव चार्ज पीछे से मूव करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब जिस पोजीशन से गए थे हम लोग उसी ओरिजिनल पोजीशन को पा जाएंगे, ओरिजिनल पोजीशन तक पहुंच जाएंगे। बात समझ में आई अच्छे तरीके से? ये दिखाते हैं हम लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पर क्या है, when the transfer of electron is away from an atom or substituent group। अब यहाँ पर अगर आप देखें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था वो इस एटम से, सब्स्टिट्यूटेड एटम या ग्रुप से क्या हो रहा था, अवे फ्रॉम हो रहा था। देखो ये इस तरीके से हो रहा था ना, इससे दूर जा रहे थे, ठीक। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ग्रुप अटैच टू द कंजुगेटेड सिस्टम, इट इज टर्म्ड एज अ पॉजिटिव रिजोनेंस इफेक्ट। क्या बोलेंगे इसको, पॉजिटिव रिजोनेंस इफेक्ट। तो ये होगा आपका पॉजिटिव रिजोनेंस इफेक्ट। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर हम देखेंगे जैसे बेंजीन में जो मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा, मान लो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हुआ तो इसके जस्ट बगल वाली जो पोजीशंस होती हैं उनको ऑर्थो पोजीशन, नेक्स्ट पोजीशंस को दोनों को मेटा पोजीशन, और जहां से सब्स्टिट्यूशन हुआ है उसके जस्ट सामने वाली पोजीशन को पैरा पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ O का मतलब ऑर्थो, M का मतलब मेटा और P का मतलब पैरा है। क्लियर है? तो ये जो ग्रुप्स हैं ये देखिए क्या कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पर ध्यान दें, अगर चीजों को देखें तो आप ये पाते होंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी। तो ये जो पोजीशंस हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है वो कौन कौन सी पोजीशंस हैं, वो पोजीशन है आपकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन। कौन कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो ये जो प्लस आर शो कर रहे हैं, प्लस आर रिजोनेंस इफेक्ट है, या जो ग्रुप्स प्लस आर रिजोनेंस इफेक्ट शो करते हैं वो ग्रुप्स ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर होते हैं। कैसे होते हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी हम नेगेटिव रिजोनेंस इफेक्ट बताएंगे आपको, तो वहां पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कहां पर, मेटा पोजीशन पर ज्यादा होंगे, तो फिर वो मेटा डायरेक्टर ग्रुप होंगे। कौन से, मेटा डायरेक्टर। खैर इसकी बात अभी हम लोग जस्ट आगे करेंगे, अभी इसको पढ़ेंगे तो वहां पर सीखेंगे। इतनी बात आप सबको क्लियर हुई अच्छे तरीके से? चलिए तो अब हम लोग और आगे की बात करते हैं, और आगे की बात करते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल positively charged species will attack on ortho and para position when substituent on benzene is electron donating group such as, कौन कौन से हो सकते हैं, NH2, OH, NHR, NHCOCH3, OCH3 और R, ये सब हो सकते हैं। क्लियर? तो ये सब आपके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, देंगे। इनमें इलेक्ट्रॉन जो होगा किसकी तरफ जाएगा, कंजुगेटेड सिस्टम की तरफ जाएगा, और एटम और ग्रुप से क्या होगा, अवे फ्रॉम जाएगा। तो इनको हम लोग बोलेंगे क्या, प्लस आर रिजोनेंस इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स। आइए अब बात करते हैं नेगेटिव रिजोनेंस इफेक्ट की। तो नेगेटिव रिजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव रिजोनेंस इफेक्ट को समझिए। यहाँ पर पॉजिटिव रिजोनेंस इफेक्ट का उल्टा होगा, वहां पर एटम से अवे फ्रॉम जाता था ग्रुप, अवे फ्रॉम इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता था एटम से या ग्रुप से, यहाँ पर टूवर्ड्स होगा, उसी की तरफ मूवमेंट होगा। देखिए उसी की तरफ हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, कंजुगेटेड सिस्टम से खींच रहे हैं, और वो इलेक्ट्रॉन को कंजुगेटेड सिस्टम की तरफ दे रहे थे, है ना। अब ये शिफ्टिंग तो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी किस तरीके से। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो ये तुरंत ये वाला क्या हो जाएगा, शिफ्ट होगा, तुरंत पीछे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा आपका, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज मूव कर गया, बॉन्ड मूव कर गया। अब ये बॉन्ड यहाँ से मूव करेगा, तुरंत यहाँ पर आपका ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये कंडीशन बनेगी। फिर हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को मूव कराएंगे, तो ये बॉन्ड तुरंत मूव करके ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच जाएगा जिससे हम चले थे उसी पोजीशन पर। ये है नाइट्रोबेंजीन। अब इसको हम लोग नेगेटिव रिजोनेंस इफेक्ट बोल रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बेंजीन रिंग या कंजुगेटेड सिस्टम से अवे फ्रॉम हो रहा है ना, और टूवर्ड्स द एटम हो रहा है। तो यहाँ क्या है, व्हेन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, when the transfer of electron is towards the atom or substituent group attached to the conjugated system, it is termed as negative resonance effect। इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव रिजोनेंस इफेक्ट बोलेंगे। बात समझ में आई? अच्छे तरीके से इस बात को क्लियर कर पाए आप लोग? इसको नेगेटिव रिजोनेंस इफेक्ट हमने बोला, है ना। चलिए और आगे देखते हैं, इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ओनली ऑन मेटा पोजीशन
व्हेन सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन्स रिच है वो कौन कौन सी पोजीशन है, मेटा पोजीशन है, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे होने की वजह से मेटा डायरेक्टर्स हुए और मेटा पोजीशन पर ये अटैक करेंगे। कौन कौन से हो सकते हैं? माइनस आर ग्रुप्स। अब देखिए माइनस आर ग्रुप और प्लस आर ग्रुप को याद नहीं करना है, आप लोग याद करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। आप ऐसे समझिएगा, यहाँ पर याद नहीं करना है, इस चीज को कैसे समझना है उसको समझिएगा। अब देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो माइनस आर ग्रुप्स होते हैं और प्लस आर ग्रुप्स होते हैं उनको आप कैसे पहचानेंगे देखते ही। जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि माइनस आर ग्रुप और प्लस आर ग्रुप को हमें याद करना है। याद नहीं करना है बेटा, समझना, चीज को समझिए। अगर समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से पहचानेंगे। ध्यान दीजिए, अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों माइनस आर ग्रुप की, किसकी बात कर रहे हैं? माइनस आर ग्रुप्स की। ऐसे देख के पहचानना है हमको कि माइनस आर ग्रुप्स कौन से हैं। तो माइनस आर ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जिसमें जो एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हो। जैसे मान लो यहाँ कार्बन ये बेंजीन रिंग से जुड़ा है, COH का या COR का या CHO का, ये कोई केस उठा लिया हमने, ऐसे करके ये जुड़ा हुआ है। ठीक, तो इसके पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए। इसके पास क्या नहीं होना चाहिए? लोन पेयर नहीं होना चाहिए। और ये एटम जो है अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होना चाहिए। ये जो एटम डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा है इसके पास लोन पेयर ना हो और ये अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो, तभी तो बच्चों ये शिफ्टिंग इधर हो पाएगी ना। बात समझ पा रहे हैं? तभी ये शिफ्टिंग इधर हो पाएगी इलेक्ट्रॉन की, और फिर यहाँ से ये बेंजीन वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस तरीके से जो बॉन्ड्स हैं वो इस तरीके से डिस्प्लेस करेंगे। बात समझ रहे हैं? तो ये होंगे आपके माइनस आर ग्रुप। अच्छा, अब अगर हम बात कर लें बच्चों प्लस आर ग्रुप की, तो प्लस आर ग्रुप्स क्या होंगे? प्लस आर ग्रुप्स में इसी का जस्ट उल्टा हम लोग पढ़ेंगे। प्लस आर ग्रुप्स में क्या हो कि जो एटम कंजुगेटेड सिस्टम से जुड़ा हो, क्या हो? जो एटम कंजुगेटेड सिस्टम से मतलब बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, वो एटम क्या हो? ऐसा एटम हो जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो। जैसा अभी हमने फिनॉल का केस देखा था, तो हम यहाँ बच्चों फिनॉल ही उठा रहे हैं, है ना। ऐसा एटम हो जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो और वो एटम दूसरे साइड में अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो। क्योंकि बच्चों अगर मोर से जुड़ जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट बेंजीन रिंग की तरफ नहीं होगा, फिर कहां होने लगेगा? फिर वो दूसरे साइड में होने लगेगा जो दूसरा ग्रुप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होता है ना, तो इसीलिए यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट बेंजीन की तरफ होगा और बेंजीन की तरफ हो रहा है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अवे फ्रॉम ग्रुप और एटम हो रहा है। बात समझ में आई? तो ऐसे जितने भी ग्रुप्स होंगे वो सब होंगे आपके प्लस आर ग्रुप। मुझे लग रहा है अब माइनस आर ग्रुप और प्लस आर ग्रुप आप लोग रटेंगे नहीं, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इसको समझने के बाद आप लोग अच्छे तरीके से अप्लाई भी कर पाएंगे और क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देख पाएंगे। चलें आगे चलें। चलिए हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? द डीलोकलाइजेशन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन, ध्यान देंगे, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूवर्ड्स अनसैचुरेशन इज नोन एज हाइपर कंजुगेशन। बात याद रखनी है आपको कि अल्फा पे CH बॉन्ड जो हो उसमें जो सिग्मा बॉन्ड है उसका डिस्प्लेसमेंट अगर अनसैचुरेशन की तरफ हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम हाइपर कंजुगेशन। अभी हम इसको एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, अच्छे से समझिएगा इसको। देखिए ये इथाइल कार्बोकैटाइन है आपके पास में बच्चों, इसको हम क्या कर रहे हैं, ये वाला बॉन्ड हमने यहां शिफ्ट कराया, कराया है ना। क्यों शिफ्ट कराया? क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, ये यहाँ शिफ्ट होंगे, तो पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन का है वो ये हाइड्रोजन के ऊपर ट्रांसफर होगा। किस तरीके से? इस तरीके से, है ना। और यहाँ पर क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में। बात समझ में आई? इसी तरीके से हम दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो हम इस हाइड्रोजन के साथ यही काम कर सकते हैं। तो देखिए ये हाइड्रोजन प्लस में आ जाएगा। तीसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो हम इस ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ ये काम कर सकते हैं। तो ये आपके सारे के सारे बनेंगे कौन? रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इस तरीके से हम रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। बात समझ में आई? लेकिन ये जो बॉन्ड होना चाहिए कार्बन हाइड्रोजन का वो अल्फा होना चाहिए, अल्फा कार्बन का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए, है ना। एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन इसके इट एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, फ्री रेडिकल्स एंड एल्कीन्स। ठीक है, एल्कीन्स,
फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। दूसरी चीज ये होती है बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन के दूसरे भी नाम होते हैं, इसको हम लोग नो बॉन्ड रिजोनेंस के नाम से जानते हैं, बेकर नाथन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? बेकर नाथन इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन तो आप देख ही रहे हैं, नो बॉन्ड रिजोनेंस, ये तीन नाम इसके होते हैं। आइए अब एमसीक्यूज की बात करते हैं। द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू ओवरलैप बिटवीन पी ऑर्बिटल एंड सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड एज, बताइए क्या बोलते हैं इसको? हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं कि नो बॉन्ड रिजोनेंस बोलते हैं कि रिजोनेंस बोलते हैं, या बोथ ऑप्शन भी है बी एंड सी? तो बेटा अभी आपने पढ़ा कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो तो क्या होगा? सीधे सीधे अभी आपने पढ़ा कि हाइपर कॉन्जुगेशन बोलेंगे, और हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम मैंने अभी बताया नो बॉन्ड रिजोनेंस, और तीसरा नाम बताया बेकर नाथन इफेक्ट। तो इसका सही आंसर हुआ आपका डी। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज, कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा? बताओ भाई कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा? NH2 है, एल्काइल है, तो इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा? जो अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो। तो इसमें कौन करेगा भाई? ये नाइट्रोजन कर सकता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन से जुड़ा। एल्काइल ग्रुप में कार्बन जो होता है वो किससे? हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, तो वो भी तो कर सकता है क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है। यहाँ NO2 की बात करें तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है ये तो क्या करेगा? खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाइट्रोजन जो है अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है, तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज, कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है भाई? इसमें इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? NH2 तो देगा, एल्काइल तो देगा, OH तो देगा, NO2 खींचेगा क्योंकि ये नाइट्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है। भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पूछ रहे हैं, मतलब क्या पूछ रहे हैं? ये जो इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग से खींच ले, या जिसमें इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग टूवर्ड्स द एटम्स और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो, मतलब कुल मिला के -R ग्रुप पूछ रही है। तो कौन है? NO2 है ना? क्वेश्चन नंबर 4, इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन, भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऑफ नाइट्रोबेंजीन, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेगा? कौन सा सही आंसर होगा? कौन सा ग्रुप लगा है? नाइट्रोबेंजीन, NO2 ग्रुप लगा है, तो NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टर होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा बच्चों मेटा पोजीशन। कौन सा? मेटा पोजीशन। आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि कौन -R ग्रुप होता है, कौन +R ग्रुप होता है। बच्चों ये था हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिक्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने कई सारी बातें पढ़ी। बॉन्ड का फिजन पढ़ा, फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि कौन कौन से रिएजेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स पढ़े हम लोगों ने, फिर इंटरमीडिएट्स पढ़े। इंटरमीडिएट में आपके 4 हमने इंटरमीडिएट बताए आपको, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन और कार्बीन्स। इसके बाद में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ा, जिसमें 4 तरीके के इफेक्ट पढ़े। सबसे पहले इंडक्टिव, फिर इलेक्ट्रोमेरिक, और फिर उसके बाद में हम लोगों ने रिजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन की बात की, है ना? तो इतना हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में सीखा, और आगे की कुछ बातें जो होंगी वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी कमेंट में आप बताते हैं, जो भी बातें आप कहते हैं कि सर हमको इसका लेक्चर चाहिए, इसका लेक्चर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक का या किसी दूसरे चैप्टर का कोई लेक्चर चाहिए, जो आपको पढ़ना है, जो आपको अच्छे से समझना है, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसको आप अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो के बारे में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि वीडियो की क्वालिटी कैसी है, और पढ़ाने का तरीका क्या है, कैसे है, वो सारी चीजें आप लोग कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिए, और जिस भी टॉपिक की आपको रिक्वायरमेंट हो उस टॉपिक का नाम जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।